अॼु असां ख़ासि तौर ते सिंधुवास फाउंडेशन जे तरफ़ां जेको गॾु थिया आहियूं, उन जो ख़ासि मक़सदु आहे हिकिड़ी नई इंडस फिलासफ़ी उहा तव्हांजे आॾो इंट्रोड्यूस कराइण। दोस्तो, असां हीउ जेको कोर्स करायो आहे इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स आहे, जंहिंमें कलमतीअ जहिड़ा तारीख़दान जा माहिर बि वेठा आहिनि। असां लिमिटेड ई इन करे रखियोसीं त असां हिकिड़ो संजीदा डिबेट था कयूं। जॾहिं 20वीं सदीअ में असांजो जेको नस्ल आहे, हमारा जो नस्ल है वो 2 सदियों का नस्ल है। 20वीं सदी में हमने जन्म भी लिया और शऊर भी पाया, लेकिन 20वीं सदी की आखिरी दिहाई में दुनिया के अंदर एक ऐसा वाकया हो गया कि जैसे कहते हैं कि पैरों तले जमीन निकल जाए। हमने शऊर पाया था कि सबसे ज्यादा इंसान दोस्त जो नजरिया है वो सोशलिज्म है। इंसान दोस्ती का नजरिया उसका अलमबरदार सोवियत यूनियन है, सोशलिस्ट रियासतें हैं। हमने जब सियासी शऊर पाया तो सिंध में कामरेड हैदरबद जतोई, साईं GM सैयद को पाया, सरहद में हमने खान गफार खान को पाया, हमने बलोचिस्तान में समद अचकजई, तावला मेंगल और दूसरे जो लोग थे उन्हों की बगावत देखी, जदोजहद देखी और एक तजादात भी देखे हमने। हाकिम कौम और महकूम कौमें, हाकिम तबकात और महकूम तबकात, तो कौमी जदोजहद, तबकाती जदोजहद, इस धारा में हमने पूरी जवानी दी और हमने आइडियल दिया कि जो सबसे ज्यादा इंसान दोस्त निज़ाम है वो सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है। तो हमारी जदोजहद का मरकज रहा है कौमी आज़ादी और तबकाती जुल्म से निजात। लेकिन 90 की दिहाई में क्या हुआ, वो सारे जो आदर्श थे वो टूटते बिखरते चले गए। सोवियत यूनियन एक सोवियत एम्पायर की तरह टूट के खत्म हो गई, कम्युनिस्ट ब्लॉक खत्म हो गया। जिस दुनिया में हमने शऊर पाया था वो पूरी दुनिया हमारी आंखों के सामने मुनहदम होके चली गई। तो जैसे एक बिल्डिंग गिर जाती है और जीरो ग्राउंड हो जाता है, तब सवाल ये पैदा हुआ था, हम जो भी सोचने वाले जहन थे, हम GSN में रहे हैं, डॉक्टर ज़िया शाह साहब भी GSN में रहे हैं, हमने ये बात थी हमारी कि अब क्या होने वाला है। क्या जो दावा था कि कैपिटलिज्म की आखिरी फतह हो गई, ये तो हो नहीं सकता कि एक इस्तेसाली निज़ाम हो, एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम हो और वो परमानेंट कायम रहे, उसके खिलाफ कोई स्ट्रगल ही ना हो। तो हमारा सोच का फिक्र का सफर शुरू हुआ कि इसके आगे और नया फिक्री निज़ाम कौन लाएगा। क्या वो पिछले निज़ामों की तरह ही मगरिब से आएगा या मशरिक से आएगा। और ये हमें पता था तारीख के शागिर्द होने के नाते कि जब भी कोई एक मुस्तहकम दौर खत्म होता है तो एक अनारकी का दौर शुरू होता है जो 20 से 30 साल चलता है। उसके बाद फिर एक नए दौर का आगाज होता है। पहले हमने जैसे 2 दुनियाएं थी, कोल्ड वार थी, कैपिटलिस्ट ब्लॉक और कम्युनिस्ट ब्लॉक, तो हमने अपने जो जहन थे वो भी महदूद कर लिए थे। या तो हम कैपिटलिज्म को पढ़ते थे या कम्युनिज्म को पढ़ते थे। लेकिन 90 की दिहाई में हमने अपने जहन के सारे दरीचे खोल दिए कि ये क्या हुआ कि कम्युनिज्म का फाल हो गया, क्या हुआ कि कैपिटलिज्म की फतह हो गई। तो इन 10-20 सालों के दरमियान हमने जो नतायज अखज़ किए हैं वो मैं कुछ आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम हमेशा ये देखते हैं मटीरियलिस्ट फिलॉसफी के तहत कि जो कुछ भी करता है इंसान करता है, या पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं, इकोनॉमिक लीडर्स करते हैं, साइंटिस्ट करते हैं। हम उसमें 2 फैक्टर्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये जो प्रेगमेटिस्ट मटीरियलिज्म है उसमें हम दोष इंसान को देते हैं। हमारे जितने भी कम्युनिस्ट दोस्त थे वो सोवियत यूनियन के लीडर गोर्बाचोव को कहने लगे कि उसकी वजह से सोवियत यूनियन टूट गया, कम्युनिज्म खत्म हो गया। ये हो ही नहीं सकता है।
एक दौर जब जन्म लेता है तो उसका जवाल भी लाजमी आता है। तो जब हम टाइम फैक्टर को और इर्तिका के कवानीन को नजरअंदाज कर देते हैं तो फिर एक दूसरे पे उंगलियां उठाते हैं। दरअसल ये था कि एक दौर था जो मगरिब का दौर था, जो 20वीं सदी में मशरिक में कम्युनिस्ट तहरीकों का दौर था, वो दौर खत्म हो गया। एक नए दौर की इब्तिदा होनी थी। जैसे कानून है, जैसे मौसमें हैं, 4 मौसमें हैं, दिन रात है, सांझी है, ऐसे ही कोई भी फर्द हो, कौम हो, खिता हो, नजरिया हो, फिक्र हो, उस पे उरूज और जवाल के पीरियड आते हैं। तब ये सवाल पैदा हुआ कि हमारी जो सिंधु तहजीब है उस पे उरूज और जवाल के कितने पीरियड आए हैं। तब हमने ये मुताला किया कि सिर्फ उरूज और जवाल के पीरियड कौमों पे नहीं आते, फर्दों पे नहीं आते, तहजीबों पे नहीं आते, सियासी रियासतों पे नहीं आते, सब पे आते हैं। लेकिन फर्क क्या है? एक वाज़ेह फर्क मैंने देखा। जब ग्रीक एम्पायर उभरती है तो टूटने के बाद वो दोबारा बहाल नहीं होती है। कोई भी पॉलिटिकल एम्पायर जब एक बार टूटती है तो दोबारा जन्म नहीं लेती है। तो इससे जाहिर हो गया ये जो श्वेत एम्पायर टूटी है तो वो दोबारा नहीं उभरेगी। लेकिन एक दूसरी बात मैंने देखी, हम हमेशा कौमी रियासतें या मल्टीनेशनल रियासतों में तकसीम करते हैं, या छोटे छोटे कबाइल या एथनिक में करते हैं, या रिलीजियस डिवाइड में देखते हैं। लेकिन तारीख के सफर में मैंने देखा कि इंसान की कदीम तरीन जो शनाख्त है वो न तो कबायली है, न तो कौमी है, न तो रियासती है। कदीम तरीन इंसान की जो शनाख्त है वो तहजीबी शनाख्त है। वो तहजीबी शनाख्त जो हम खो चुके हैं। वो कोई बंगाली है, कोई पंजाबी है, कोई सिंधी है, लेकिन ये सब के सब जो है, कोई कश्मीरी है, कोई तिब्बती है, लेकिन ये सब के सब उनका तहजीबी धारा कहाँ से आता है? क्या एक है या उनका तहजीबी धारा भी अलग है? तो ऐसे ही मैंने सबसे पहले इस जिसको आज हम कह रहे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो हिस्ट्री में तो इंडिया नाम का कोई नाम ही नहीं था, हिंदुस्तान भी कोई नहीं था, हिंदू लफ्ज भी कोई नहीं मिला। सबसे ज्यादा जो कदीम तरीन बुक्स हैं, ऋग्वेदा 4 वेद, उनमें आपको हिंदू लफ्ज नहीं मिलेगा। उसमें आपको गंगा का जिक्र नहीं मिलेगा, उसमें आपको जमुना का जिक्र नहीं मिलेगा। उसमें आपको जिक्र मिलता है एक सिंधु का, दूसरा सरस्वती का, और तीसरा पंजाब की 5 नदियों का। लेकिन उन 5 ही नदियों के नाम जो आज हैं, रावी, चनाब, झेलम, ब्यास, वो नाम नहीं है। वो 5 नदियों के नाम तब्दील होके रह गए। और छठी जो सबसे बड़ी नदी थी, सरस्वती नदी, वो तारीख के धारे में, आज तो कल तो हम कहते हैं कि डैम बन गया, सिंधु सूख रहा है, खत्म हो रहा है। सरस्वती पे कौन से डैम बने थे? सरस्वती को तो इंसानों ने नहीं सुखाया था। सरस्वती गुम हो गई, लास्ट रिवर है। तो कुदरत के कवानीन के तहत भी कई खितों पे उरूज जवाल आता है। यहाँ सरस्वती वो नदी थी जिसने सिंधु तहजीब की आबियारी की। सारे वेद सरस्वती और सिंधु नदी के किनारे पे पैदा जन्म लेने वाले शायरों ने तख्लीक किए हैं। ये वेद हिंदू धर्म के नहीं हैं, ये वेद जो है सिंधुवासी तहजीब के लोगों के वेद की तख्लीक है। जब हम तहजीबी धारा से कट जाते हैं और मजहबी धारा में आ जाते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये सिंधी है, ये पंजाबी है, तो हम फख्र भी सिर्फ इस बात पे करते हैं जो सिंध की जाग्राफी में आता है, हम सिंधी उस पर फख्र करता है। जो पंजाब की जाग्राफिकल धारा में आता है वो उस पर फख्र करता है। लेकिन ये वेद किसने जन्म दिए थे? सिंधु दरिया ने जन्म दिए हैं। तब हमने देखा कि हमारा जो तहजीबी खिता है, एक शनाख्त है जो हम खो चुके हैं कि हम तहजीबी तौर पे सिंध, पूरे पाकिस्तान में रहने वाले और उसके बयान जितने भी लोग हैं, हम तहजीबी तौर पे सिंधु वासी हैं। हमारी जो इंडस फिलासफी जो आज हम लॉन्च कर रहे हैं, उसके 2 ऐसे नुक्ते हैं जो बिल्कुल ही
नए हैं। बाकी तो हमने कम्युनिज्म से भी उधार लिए हैं, कैपिटलिज्म से जैसे डेमोक्रेसी को उधार लिया है। लेकिन दो चीजें हैं, एक है तहजीबी शनाख्त कि आप सिर्फ एथनिक लसानी, सिंधी, मुहाजिर, पंजाबी, पठान इन महदूद दायरों से निकल के अपनी तहजीबी शनाख्त करो, उसको वापस हासिल करो। दूसरा है कि ये जो जेंडर इनइक्वलिटी हुई है उसकी भी एक तारीख है जो सिंधु तहजीब में मिलती है। पूरी इंसानी इर्तिका में पहला समाज था जिसे हम कहते हैं ओल्ड कम्युनिस्ट सोसाइटी। जब जराए पैदावार एक थे, शिकार का पीरियड था, तो औरत मर्द कबाइल कोई तकसीम नहीं थी, सब मिलके शिकार करते थे, मिलके खाते थे। जब खेती बाड़ी का वजूद आया तो तख्लीक की पहली देवी करार दी गई औरत, तब माँ का तस्वर आया। तब भगवान खुदा नहीं था, तब भगवान औरत थी, अंगलाज माता थी, शेरा वाली थी, ये सब थे। कोई भी भगवान मेल गार्ड नहीं था, सबकी सब औरत हुक्मरान थी। तो दूसरा आया मदरी समाज, क्योंकि औरत ने ही तख्लीक किया था उसको, जरा एग्रीकल्चर समाज को। उसके बाद जैसे ही हल की इजाद हुई है को वो हेवी था, उसकी वजह से पदरी समाज ने जन्म लिया। मदरी समाज की उम्र रही है 20,000 साल। ये जो हम कहते हैं कि हर औरत की है, मर्द की कामयाबी के पीछे औरत है, तो ये सिंधु तहजीब में एक तस्वर है शिवा शक्ति का। जब हम हिंदू, मुस्लिम, सिंधी, पंजाबी, सिंधी, बलोच इन तफरीकों से निकलते हैं, पूरे खित्ते को एक होकर देखते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि आज सारी चीजें जो हिंदुस्तान ने ओन कर ली है, हिंदू मजहब ने ओन कर ली है, वो उनकी नहीं है, वो तो सिंधु तहजीब की है। शिवा सिंधु तहजीब का बेटा है, सेवन उसकी जन्म घर है। जो शक्ति थी, जो हंगलाज माता है, वो आज बलूचिस्तान में है। तो ये शिवा जो था पहला मेल गार्ड था, और हंगलाज जो थी लास्ट फीमेल क्वीन ऑफ द इंडस वैली थी। लेकिन हम उसे हिंदू पस मंजर में चले जाते हैं, उनको ओन ही नहीं करते हैं। तो जब हम अपनी तहजीबी शनाख्त को उजागर कर देंगे, ओन कर लेंगे कि हम सिंधी हो, मुहाजिर हो, पंजाबी हो, पठान हो, कोई भी हो, तिब्बत से लेके जहां से दरियाए सिंध शुरू होता है, वहां से लेके जहां से दरियाए सिंध खत्म होता है, वहां तक सारा का सारा सिंधुवास है, जिसके तारीख में ऐसे नहीं है कि ये नया नाम मैंने आसमान से तख्लीक किया है। इसका पहले नाम था सपत सिंधु देश, 7 दरियाओं का देश। 5 पंजाब की नदियां, सरस्वती नदी और सिंधु नदी। उसके बाद उस पर भी उरूज सवाल के पीरियड आए। फिर महाभारत के जमाने में इस पूरे खित्ते को, ये खित्ता 2 हिस्सों में बट गया। पूरा जो हिंदुस्तान था उसका असल नाम था सिंधुस्तान। हिंदू कोई लफ्ज नहीं है, वो तो डिस्टॉर्शन है। तो ये पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये सिंधु खंड है, सिंधु सब कॉन्टिनेंट है। हम वो आइडेंटिटी भी लॉस कर चुके हैं। जो बिगाड़ इन्वेडर्स ने किया कि पहले सिंधु को क्रॉस करते हुए उन्होंने कहा ये हिंदू है। फिर ब्रिटिशर्स, ग्रीक्स आए, ग्रीक्स ने जब सिकंदर आए तो उन्होंने हिंदू को कर दिया इंडू, इंडू से हो गया इंडिया। व्हाट डज इंडिया मीन? इंडिया मीन्स लैंड ऑफ इंडस। व्हाट डज इंडिया मीन? पीपल ऑफ इंडस। बेसिकली पूरा ये सब कॉन्टिनेंट, उसकी शनाख्त एक ही है कि वो सिंधु स्थान है, वो सिंधु देश है। अभी मैं देश पे नहीं आ रहा, क्योंकि देश से फिर बात आ जाती है जीएम सेहत पे, फिर उस पे आती है कि आप पाकिस्तान तोड़ना चाहते हो, फिर वो जीएसक्यू वाले उठ के खड़े हो जाएंगे, ये क्या बातें हो रही है। तो मैं उस पे नहीं आ रहा। लेकिन सिंधु देश लफ्ज साईं जीएम सेहत ने भी कहां से लिया, आप पूरी तारीख पढ़ लें, उसमें भी है। और दिलचस्प बात जो मैंने सन में भी इस मर्तबा साईं की सालगिरह पे कही थी, जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास हुआ था, वेलकम स्पीच में साईं जीएम सैयद ने कहा था कि आज मैं आप सबको, सारे हिंदुस्तान से आए हुए
मुदब्बरान को सिंधु देश की धरती पे वेलकम करता हूं। तो उस वक्त वो सिंधु देश तो नहीं था जो अभी जीएम से 73 में दिया है। तो ये था कि वो पूरा देश जो दरियाए सिंध आबाद करता है वो सिंधु देश है। शेख अयाज ने जो तराना गाया था, जिसको तराने की हैसियत मिली, सिंधु देश तो थे जो थी सुनवाया, उसमें असल लफ्ज देश नहीं था, देश है। फिर हमने जीएसएन वालों ने ही उसको सिंधु देश का तराना बना दिया। तो असल जो लफ्ज था ये सिर्फ लैंग्वेज का फर्क रहा है, लेकिन असल जो देश रहा है वो सारा है। मैंने जो उसमें तब्दीली की है, पूरी तारीख में ये देखा है कि जब बुद्ध एज था, अब आते तहजीबी तौर पे तो वो तिब्बत से सिंध तक पूरा सिंधुवास है, लेकिन पॉलिटिकली क्या वो एक रियासत रहे हैं, ये अहम बात है। सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकल रियासत के तौर पे हम सिंध को देख रहे हैं वो है बुद्ध जमाने में, जब राय साहसी थे। तो राय साहसी के जमाने में कश्मीर से लद्दाख से लेके ठट्टा तक पूरा मकरान बेल्ट सारे का सारा, इवन गंधारा की तहजीब भी सिंधु सिविलाइजेशन की सिस्टर सिविलाइजेशन थी। तो ये सारा खित्ता जो था पॉलिटिकल एक एम्पायर थी, इंडस एम्पायर थी, एंशंट इंडस एम्पायर थी, जिसमें बेहतरीन बुक इसने लिखी है जो अभी जिसने सफर किया है, एम्पायर्स ऑफ इंडस। तो उसके बाद फिर उस पे भी उरूज जवाल के पीरियड आए। फिर हम देखते हैं अरब कंकेस्ट के दौर पे, ये तो आप सबको पता है 712 में जब अरब कंकेस्ट होती है तो उस वक्त भी वादी सिंध सिर्फ 2 रियासतों में तकसीम थी। कोई बलूचिस्तान नहीं था, कोई पंजाब नहीं था, कोई फ्रंटियर नहीं था। कलर कहार की एक हद थी। कलर कहार से इस तरफ सिंध थी, दूसरी तरफ कश्मीर था, और गंगा जमुना के बेल्ट में आर्यावर्त था। तो 2 तहजीबों का अलग रहा है, गंगा जमुना की तहजीब का और सिंधु सरस्वती तहजीब का। रियासती जो जवाल हुआ है, एक रियासत, एक इंडस एम्पायर पहले 2 रियासतों में टूटती है, सिंध और कश्मीर में। आपको कम लोगों को पता होगा कि जब अरब कंकेस्ट हुई है और राजा दायर की शिकस्त हुई है, वो शहीद हुए हैं, तो उसके बाद उसके भाई ने कलर कहार के अंदर एग्जाइल्ड सिंध गवर्नमेंट कायम की है। वो कैपिटल रहा है सिंध की एग्जाइल्ड गवर्नमेंट का। उसके बाद तकसीम दर तकसीम होती चली गई है। फिर ब्रिटिशर आते हैं जो सारी तकसीम को खत्म करके एक ब्रिटिश इंडिया कायम कर देते हैं। फिर 2 रियासतों की तकसीम होती है। फिर 71 में 2 से हम 3 रियासतें हो जाते हैं। तो मैंने एक इंग्लिश में आर्टिकल लिखा था कि पॉलिटिकल जाग्राफी ऑफ इंडस वैली। तो सियासी जग्राफिया कहाँ का भी हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, जो 1 तिहाई 1 सदी में होता है वो दूसरी सदी में भी नहीं मिलेगा। बल्कि एवरी क्वार्टर सेंचुरी में कोई न कोई ऐसा बड़ा पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन आ जाता है जिससे पॉलिटिकल जाग्राफी चेंज हो जाती है। हिंदुस्तान एक था पहले आधवीं सदी में 47 में 1 से 2 हो गया, दूसरी में 3 हो गए। तो अभी क्या एजेंडा चल रहा है? पॉलिटिकल एजेंडा अलग बात है, मैं सिर्फ तहजीब के दायरे में देख रहा हूं कि पहले जो मगरबी तहजीबों का दौर था वो 16वीं सदी से शुरू हुआ, रेनेसांस से। अभी जो दौर है ईस्टर्न सिविलाइजेशंस का है, ईस्टर्न एम्पायर्स के उभरने का है। पहले एम्पायर थी श्वेत एम्पायर जो हमने देखी, अभी आपकी आंखों के आमने अमेरिकन एम्पायर कोलैप्स करने जा रही है। ये जो दिहाई है, ये दिहाई सबसे अहम दिहाई है जिसमें बहुत बड़ी तब्दीलियां आनी है। पॉलिटिकल जाग्राफी और फिक्री धारे सारे के सारे तब्दील होने हैं। सिंधुवास की फिलॉसफी मुझे मिली तो मैं 2000 में थी, लेकिन 20 साल के बाद, इतना सब्र करने के बाद आज मैं क्यों पेश कर रहा हूं? क्योंकि जो फिलॉसफी का सफर होता है वो सालों पे नहीं, दिहाइयों पे नहीं, सदियों पे महित होता है। तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ये
पूरी जो है कम से कम इस आठवीं सदी, इस जो पहली सदी का फर्स्ट हाफ ऑफ द 21st सेंचुरी, इसमें और ख़ास तौर पे इस दिहाई में होना है कि ये जो पूरा खित्ता है, पूरा जो खित्ता है सिंधु कॉन्टिनेंट का एक जोग्राफिकल चेंजेस में तब्दील हो रहा है और पूरी दुनिया के अंदर पॉलिटिकल रिवॉल्यूशंस के साथ एक नया तहजीबी धारा जन्म लेगा। और ये धारा की जो इब्तिदा करनी है, वो इब्तिदा आप हम सब, चाहे कोई सिंधी हो, कोई पंजाबी हो, मुहाजिर हो, बलोच हो, पठान हो, ये सिंधु तहजीब के लोगों के जिम्मे वक्त ने डाला है जिम्मा कि हम एक नया तहजीबी शनाख्त का धारा दें, ऐसी नई इंडस फिलासफी दें जो आगे चल के नई ह्यूमनिस्ट फिलासफी को जन्म दे। मेरी जो तहजीबी फिलासफी है उसके जो असास हैं, उसके 4 असास हैं। सिंधुवास की जो फिक्री असास है, इंसान दोस्ती, अमन आलम, आज़ादी अक़वाम और ममता राज। ममता राज आज जो हमारा सेशन है इंडस फिलासफी ऑन सिंधुवास है। ममता राज वो फिलासफी है जो मैंने इंडस की पूरी तारीख से निकाली है कि पहले कलेक्टिव सिस्टम था, फिर क्लास सिस्टम आया, आगे चल के फिर क्लासलेस सोसाइटी होनी है। वो मार्क्सिज्म वाले तरीके से तो नहीं आएगी, लेकिन मार्क्स का जो दावा था कि कैपिटलिज्म का फाल होगा और उसकी जगह पे एक इगलिटेरियन सोसाइटी जन्म लेगी, वो जरूर लेगी, इवोल्यूशन के रास्ते पे लेगी। और लेकिन उसकी जो फिक्री बुनियाद होगी वो ममता राज पे होगी। उस पे मैं अलग से तफसील से बात करूंगा, लेकिन अलग सेशन में। ये हमारा सेशन है कि हम तहजीबी शनाख्त को उजागर करें। तो उसकी जो फिक्री असास हमने रखी है, एक ह्यूमनिज्म पे, मदर काइंडनेस, वर्ल्ड पीस एंड फ्रीडम ऑफ नेशंस। और उसकी जो सिंधुवास की मुआशी असास है, ये एक बहुत बड़ी बहस थी कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की कि प्राइवेट प्रॉपर्टी और कलेक्टिव लेबर की शक्ल में प्राइवेट जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन होती है उसकी ओनरशिप प्राइवेट हो जाती है। इस कंट्राडिक्शन की वजह से मार्क्स ने कहा कि कैपिटलिज्म का फॉल नागुज़ीर है। तो मेरी नजर में स्वेत एम्पायर को तो कभी भी नहीं उभरना। रशियन तहजीब, वोल्गा की तहजीब, डेन्यूब की तहजीब उभरेगी, जैसे चाइनीज एम्पायर, पीली नदी की तहजीब उभर चुकी है। लेकिन कम्युनिज्म की जो रूह है, इंसान दोस्ती वाली, मसावत इंसानी कायम करने वाली, वो न कभी खत्म हुई है न कभी खत्म होगी। तो हमें अक़वाम आलम हर एक उसूल देना है कि हर फर्द को, श्वेत कम्युनिज्म की बुराई क्या थी, क्यों फाल हुआ? इंसान को इज़हार की आज़ादी नहीं थी। इंसान जन्म लेता है और बोलता है, उसे बोलने की आज़ादी उससे छीनना उससे जीने का हक छीनने के बराबर है। तो एक ऐसा इंसान दोस्त निज़ाम जिसमें हर फर्द को, हर कौम को आज़ादी, इज्जत और वकार से जीने का हक हो, ऐसा समाज कायम करना, उसके लिए जिद्दोजहद कायम करना, उस आदर्शवादी तहजीबी जिद्दोजहद को और सियासी जिद्दोजहद को जन्म देना, ये हमारी फिक्री असास है सिंधुवास की। उसके साथ हमारा सिंधुवास का सियासी एजेंडा, 3 सियासी एजेंडे हैं उसके। एक शॉर्ट टर्म गोल है, मिड टर्म गोल है और लॉन्ग टर्म गोल है। शॉर्ट टर्म गोल क्या है कि हम जितने भी डिवाइड पैदा हो चुके हैं, एथनिक एंड रिलीजियस डिवाइड, उनको आप कैसे खत्म करेंगे? कोई ना कोई बुनियाद होती है। हमने हिंदुस्तान को डिवाइड करके पाकिस्तान बनाया, किस बुनियाद पे? वो आइडेंटिटी दी कि हिंदू और मुस्लिम 2 नेशंस हैं। वो थ्योरी तो 71 में
खत्म हो गई जब ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया। तो अभी ये वो बुनियाद नहीं है जिस पे आप सब कौमों को मुत्तहद कर सको। फिर हम आते हैं एथनिसिटी पे। आज का पाकिस्तान कौमी तदादात से भरा है। हमारी पहले दिन से जो दावा है कि बाकी जो पाकिस्तान बचा है उसमें पंजाब हाकिम कौम है और सिंधी, बलोच और पख्तून मजलूम कौमें हैं। फिर सिंध के अंदर आते हैं तो रूरल अर्बन का डिवाइड है, सिंधी मुहाजिर डिवाइड है। तो इतने सारे डिवाइड्स को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? तो साथ मिल बैठने के लिए भी आपको एक कॉमन बांड चाहिए। तो वो कॉमन बांड हम दे रहे हैं कि हम सब लोग सिंधु वासी हैं, हम सबकी तहजीब एक है, हम सबकी शाह, सिंधु दरिया हम सबकी शाह रग है। इस कॉमन शनाख्त को देख के अगर हम साथ बैठेंगे तो मिलके अपने तजादात को पीसफुल डायलॉग के जरिए हल कर सकते हैं। इसी सोच के तहत हमने पहली कॉन्फ्रेंस लाड़काना में की थी, दूसरी का इनेकाद हमने पंजाब में किया था कि सबसे ज्यादा तजाद है सिंध और पंजाब के दरमियान। मैंने तारीख में ये चीज भी देखी है, मेरी इस बात पे शायद मेरे ही दोस्त नाराज हो जाएं कि क्योंकि हमारे सिंधी नेशनलिस्टों का आप शुरू दिन से झगड़ा ही पंजाब से है, लेकिन तारीख में मैंने देखा है कि जब भी सिंध और पंजाब का डिवाइड हुआ है, टकराव हुआ है, तो कोई ना कोई बाहर से आकर इन्वेडर ने सिंध को भी फतह कर लिया है, पंजाब को भी फतह कर लिया है। उसके बाद ही वो आगे दिल्ली की तरफ बढ़े हैं। तो अगर हम, जैसे आजकल खतरा सर पे है भाई, पहले तो हम अमेरिका बरतानिया के गुलाम थे, फिर अमेरिका के गुलाम बन गए, अभी चाइनीज एम्पायर के गुलाम बनते जा रहे हैं। हमारे हुक्मरान उनसे बचने के लिए कभी रशिया की तरफ भाग रहे हैं, कभी चाइना की तरफ भाग रहे हैं। जिस रशिया को तोड़ने के लिए उन्होंने अफगान जिहाद की, अब उस रशिया के पास जाते हैं कि हमें अमेरिका से बचाओ। ये कैसी सियासत है? क्या वो उनको बचाएंगे? ये हो ही नहीं सकता। तो सीधी बात है कि, और सबसे बड़ा खतरा है इस पाकिस्तान को किससे हमें बताया जाता है? इंडियन एम्पायर से। इंडिया और रशिया, चाइनीज एम्पायर उभर चुकी है। पहले एम्पायर्स कौन सी थी? मगरिब की एम्पायर्स थी। उससे पीछे तारीख में जाए मशरिक की एम्पायर्स है। आज दोबारा मशरिक की एम्पायर्स राइज कर रही हैं, जिसमें चाइनीज एम्पायर राइज कर चुकी है। इंडियन एम्पायर और रशियन एम्पायर्स हमारी आंखों के सामने राइज हो रही हैं, और हम कहाँ खड़े हैं? हम अमेरिका से बचने के लिए भागे जा रहे हैं। सऊदी अरब पे डिपेंड करते थे, सऊदी अरब से फिर स्विच कर रहे हैं चीन की, ईरान की तरफ, लेकिन हमें कहीं भी जगह नहीं मिल रही। तो पाकिस्तान कहीं भी खड़ा नहीं है। तो सवाल पाकिस्तान का नहीं है। अगर आप कहें कि नेशनलिस्ट नुक्ते निगाह से मैं सोचूं, तो ठीक है, पाकिस्तान तो टूट रहा है, पंजाब की हक में से हमारी जान छूटी, खत्म, जाए भाड़ में। नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, सिंधियों का, बलोचों का, पख्तूनों का, तीनों का ये है कि भाई ठीक है, पंजाब, पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है? उसने तो दरियाए सिंध पर भी कब्जा कर लिया है, हमारे जीने के रास्ते पे उन्होंने बंद कर दिए। हमारे जो पोर्ट्स पे आजकल स्ट्रगल चलती है, कराची पोर्ट और कासिम पोर्ट, ये कहते हैं आइलैंड हमने बनाए, हमारी मिल्कियत है। भाई किसके तहत कह रहे हैं? क्योंकि पोर्ट कासिम भुट्टो ने उसको दिया था। भाई ये पोर्ट कासिम, कराची पोर्ट भी तो सिंध के हैं, वो कौन से पंजाब के हैं? आप फेडरल के नाम पे पंजाब उस पे काबिज बैठा है पाकिस्तान बनने से। तो तब हम कहते हैं कि ठीक है, नहीं चाहिए हमें इस्लामाबाद की हुकूमत, नहीं चाहिए हमें लाहौर की हुकूमत। कल वो नारे भी लगते हैं, सरदार अताउल्लाह मेंगल तो खुल के कहता है, ठीक है अमेरिका इमदाद दे, इंडिया इमदाद दे, पंजाब से सिर्फ हमारी जान छूटे। लेकिन एक सवाल जब तारीख का मुतालिया करते हुए मैंने देखा कि जब सिंध और पंजाब लड़ते हैं तो हमेशा दोनों ही गुलाम रहते हैं। अगर हम आपस में लड़ते रहे तो कल, आज हम बरतानिया अमेरिका के गुलाम हैं, वेस्टर्न पावर्स के गुलाम हैं, कल हम ईस्टर्न पावर्स के, चाइना और इंडिया के ही गुलाम बन के रह जाएंगे। क्या यही हमारी तकदीर है?
क्या यही हमारा फ्यूचर है कि हमें गुलामी में ही रहना है? वेस्टर्न पावर्स की गुलामी से निकल के ईस्टर्न पावर्स की गुलामी में जाना है, या कोई और तीसरा रास्ता भी है? तीसरा रास्ता है, वो रास्ता देने का दावा जो मुझे मिलता है विशफुल थॉट से नहीं मिलता है, सिंधु तहजीब के तारीख के इर्तिका के धारे से मिलता है कि हम लोग सिर्फ चाइनीज एम्पायर जरूरी नहीं है कि इमर्ज हो, सिर्फ इंडियन और रशियन एम्पायर इमर्ज हो, ये जरूरी नहीं है। हम खुद जो आज बहुत ही मोहताज हैं, अगर कल हम लोगों ने, हमारे आबा और अजदाद ने एक डायनामिक इंडस एम्पायर को क्रिएट किया था, तो क्या हम इंडस एम्पायर को क्रिएट नहीं कर सकते जो इंडिपेंडेंट हो, जिस पे इंडिया की गुलामी ना हो, अमेरिका की गुलामी ना हो, चाइना की गुलामी ना हो? तो अगर हमें एक गुलामी से निकल के दूसरी गुलामी में नहीं भटकना है तो हमें अपनी शनाख्त देनी होगी, और वो शनाख्त यही होगी कि हम इंडस पीपल हैं, हम सिंधु वासी हैं, हम सिंधु लोग हैं, और हम आपस में मिलके एक नई इंडस यूनियन को, एक नई ताकतवर आजाद खुद मुख्तियार इंडस एम्पायर को यूरोपीय यूनियन की तरह इंडस यूनियन को जन्म देंगे। यूटोपिया लगेगा आज की पॉलिटिकल ज्योग्राफी में नामुमकिन लगता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह फिलॉसफी जब पंजाब पहुंचेगी तो इसके दो पहलू हैं। मैंने तो ये फिलॉसफी क्रिएट की थी एक ह्यूमनिस्ट अल्टरनेटिव के तौर पे, लेकिन जब मैंने देखा कि इसमें दम है इंडस एम्पायर को भी क्रिएट करने का, तो मैंने कहा ये फिलॉसफी जब पंजाब पहुंचेगी, जब वो देखेंगे कि अब पाकिस्तान के बचने की कोई और उम्मीद नहीं है, तो इंडस सागा तो पहले पंजाब से आया है। इस पाकिस्तान की पूरी जो बेस है वो इंडस सिविलाइजेशन पे है, वो तो है। और 80 से जाग पंजाबी जाग का नारा तो नवाज शरीफ ने ही लगाया है। आज अस्करी कुवतों से सिंधी नहीं लड़ रहा, बलोच इतना ताकत लड़ रहा है, लेकिन इतनी ताकत उसमें नहीं है, पख्तून में नहीं है। आज जीएसक्यू को चैलेंज कौन कर रहा है? पंजाब को पंजाब चैलेंज कर रहा है। तो पंजाब की भी कल जरूरत बनेगी कि, क्योंकि इंटरनेशनल एजेंडा में सऊदी अरब भी खत्म होना है। जैसे इराकी आर्मी खत्म हुई, ऐसे पाकिस्तान आर्मी का उन्होंने फैसला कर लिया है, ये सभी जानते हैं। क्योंकि आज हम इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में बैठे हैं, तो वजूद का खतरा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है। हम जब कराची में 80s में आए थे, दाऊद कॉलेज में आए थे, तो सिंधी की आवाज सुन के खुश होते थे, अरे ये सिंधी कराची में भी है। आजकल ये पोजीशन नहीं है। और उस वक्त जब हम जीएसएन के आर्टिकल्स जसाफ के लिखते थे, तो हम ओपनिंग इस जुमले से करते थे, तो अज सिंध तारीख़ जे नाज़ुक दौर मां गुज़री रही आहे। ही मुझा पंहिंजा लिखियल लफ़्ज़नि दाऊद कॉलेज जे हिकिड़े पंफलेट जा। और उस वक्त कराची की ये हालत थी कि कोई भी प्रेस वाला सिंधी का एक पंफलेट शाये करने के लिए तैयार नहीं होता था। अलग से हमने मलीर में जाके एक छोटी सी प्रेस को हाथ किया था और कसम दी थी कि सिर्फ 2 लोगों के अलावा किसी को पता नहीं होगा। तो साइक्लो स्टाइल पे छापते थे और ये लिखते थे कि आज सिंध तारीख के नाजुक दौर से गुजर रहा है। हमने माशाल्लाह इतनी कौमी जदोजहद में कामयाबियां हासिल कर ली हैं कि ना आज हमारी जबान को खतरा है, ना हमारे देश को खतरा है, ना हमारी तहजीब को खतरा है। बल्कि आज हम यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि आओ मिलके हम सब सिंधवासी बने, हम सब सिंधुवासी बने। तो ये खुद एतमादी है जो पिछले 30 सालों में आई है। और जहां सवाल कहां पे आया है, जो हुक्मरान थे, आज वो हर मीडिया चैनल कह रहा है कि आज पाकिस्तान तारीख के नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो वो अपने वजूद की जंग लड़ रहा है, लेकिन इंटरनेशनल एजेंडा क्या है? पाक आर्मी को इराकी आर्मी की तरह खत्म होना। क्या नैरो नेशनलिस्ट माइंडसेट से मैं सोचूं, मुझ पे शायद कल तनकीद भी हो जाए,
क्योंकि मेरी फिलॉसफी में दो बड़े खतरा आते हैं। जब मैं पंजाब से इंटीग्रेशन की बात करता हूं तो वो दोस्त कहते हैं कि आप पंजाब के एजेंट हो गए हो। एक तरफ आप सिंध के कौमी हुकूक की बात करते हो, आप सिंध यूनाइटेड पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप में भी हो और नेशनल राइट्स की भी बात करते हो, और फिर पंजाब से दोस्ती की भी बात करते हो। हाकिम के साथ दोस्ती कैसे हो सकती है? तो ये इसमें तजादात हैं, बिल्कुल खतरात हैं। दूसरी तरफ पूरा जो ढांचा खड़ा है दो चीजों पे खड़ा है हुक्मरानों का, इस्लाम और पाकिस्तान। मैं कह रहा हूं ये अभी बाइंडिंग नहीं रहे हैं। आप इन दोनों के नाम पे इस खित्ते की कौमों को यूनाइट नहीं रख सकते। आपको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा इंडस यूनियन में। आपकी आर्मी भी या तो डिसमेंबर होकर खत्म हो जाएगी इराकी आर्मी की तरह, अगर उसने खुद को पीस आर्मी में या इंडस आर्मी में तब्दील नहीं किया तो ये कुछ चीजें हैं जो सोचने के लिए मैंने आपके पास छोड़ी हैं कि एक फिलॉसफी है, हम तहजीबी शनाख्त को उजागर करें, हम एक हो जाएं, मिलके अपने तजादात जितने भी हैं, सिंधी मुहाजिर तदाद है उसके लिए एक अलग सेशन हो, सिंध पंजाब तदादात हैं उसके लिए इंटेलेक्चुअल्स के अलग सेशन हो, बलोच पंजाब तदादात हैं, पख्तून पंजाब तदादात हैं। हम इनको बैठ के पीसफुल डायलॉग के जरिए रिजॉल्व नहीं कर सकते तो कम से कम नैरो डाउन ज़रूर कर सकते हैं। ये उसकी ओपनिंग है। ये सेशन भी इस वजह से है कि जितने भी दानिश्वर लोग हैं वो उन पे अपना नुक्ता नज़र पेश करें। थैंक यू।